ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं इजराइल ईरान युद्ध की। 5वां दिन हो गया है युद्ध को, और यह थमने के बजाय और ज्यादा गंभीर और ज्यादा विकराल रूप अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान। बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लड़ाकू जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आम आदमी की मौत हो रही है। ईरान में ज्यादा नुकसान है, नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, लेकिन इसमें भारतीय जो हित हैं वो कैसे साधे जाएंगे, यह सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों में भारतीय मूल के लोग रहते भी हैं और युवा शक्ति जो है हमारी वो पढ़ती भी है। 10,765 भारतीय ईरान में रहते हैं, इसमें 1,500 छात्र हैं, और इजराइल में 20,000 भारतीय हैं। 20,000 तो कुल मिलाकर तादाद हो जाती है 30,000। पूरे खित्ते की बात करें तो 1 करोड़ भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनका जान और सामान की जिम्मेदारी भी सरकार की है, हमारी विदेश नीति की है। और खास अगर हम ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, तो यहां से निकालना भी है इन लोगों को। इनकी जान तो सांसत में है, बंकर्स में बैठे हुए हैं। दिन में मैं बात कर रहा था कईयों से, वो वीडियो भी बनाकर भेजने में नाकाम है। अभी डर है, भय है, और विमान तो उड़ नहीं सकते, वहां तो जंग जैसे हालात हैं। तो नो प्लेन्स आर टेकिंग ऑफ, नो प्लेन्स आर लैंडिंग इन ईरान, और इजराइल का भी वही हाल है। तो निकाले कैसे? भारतीय दूतावास कह रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। ईरान में यह बताया जा रहा है, यह नसीहत दी जा रही है। उसमें याद आता है मुझे, मैंने कई बार यह उदाहरण आपको दिया है, हरियाणा रोडवेज की बस पे भी लिखा होता है, यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। अब जो भारतीय मूल के निवासी हैं वहां पर और जो छात्र हैं, वो अपनी जान सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं, या सरकार क्या कदम उठा रही है? और कदम उठाने में हमारी विदेश नीति का भी एक बड़ा इम्तिहान हो रहा है क्या? अभी G7, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं, उन्होंने इजराइल के पक्ष में बयान दे दिया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन हम दोहराते हैं। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत है, सोर्स है। तो क्या हम इजराइल के साथ जा रहे हैं? तो हम ईरान से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारे साथ पूरी मदद करेगा हमारे लोगों को बाहर निकालने में? और हमारा बहुत पुराना साथी रहा है। या एससीओ ने ईरान के पक्ष में बयान दिया, भारत वहां पर विड्रॉ कर गया था कि भाई हम इस बयान के हिस्सा नहीं है। क्या ये G7 में भी हो सकता है? और यकायक बीच में डोनाल्ड ट्रंप का G7 समिट को छोड़ देना आने वाले वक्त की गंभीरता की ओर इशारा करता है क्या? और आज जो ईरान में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और उनके माँ बाप किस तरह से सांस रोके बैठे हुए हैं, वो बहुत सारी तादाद जम्मू कश्मीर से है जो छात्र वहां पढ़ने जाते हैं। लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको वहां भी लिए चलूंगा। ईरान भी जो हमारे छात्र वहां पर मौजूद हैं, उनका सूरत हाल क्या है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाने वाला हूं। आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, 5वां दिन है। युद्ध विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है। परमाणु युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, और दुनिया 2 खेमों में साफ बंटती दिखाई दे रही है। यह भारतीय कूटनीति के लिए भी बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। अभी G7 की जो समिट चल रही है, वहां से बयान आ गया है इजराइल के समर्थन में कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है।
तो इजराइल जो खुद परमाणु हथियार लिए बैठा है, एनपीटी पर साइन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया, पर परमाणु हथियार ईरान बनाएगा तो हमारे अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, और वो बॉम्ब कर रहे हैं लगातार। सैन्य अधिकारी दर्जन भर हो गया, अब तो आंकड़ा, उनको खत्म कर दिया गया है। टारगेटेड फायरिंग ऐसी की है इजराइल ने। परमाणु वैज्ञानिक, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है इजरायली हमलों में। और न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको चिन्हित करके हमला किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जवाबी हमला कर रहा है ईरान भी, मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं, नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। नो फ्लाई जोन हो गया है पूरा इलाका। अब G7 जिसमें अमेरिका भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये सब जो लोग हैं ये तो इजराइल के साथ हो गए, तो भारत किसके साथ रहेगा? SCO ने ईरान का समर्थन किया तो हम अलग हो लिए, G7 से भी अलग होंगे क्या? और यह सवाल किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, हर देश अपने हित साधता है और बदलते वक्त के साथ हम भी बदलते हैं, अपने हित तो हमें साध नहीं है। पर आज की तारीख में सबसे बड़ा हित क्या है भारत का? इजराइल और ईरान में जो ये युद्ध चल रहा है, वहां जो अपने हमारे लोग हैं 10,765 भारतीय हैं ईरान में, इनमें 1,500 छात्र हैं, ज्यादातर जम्मू कश्मीर के हैं। हमारी युवा शक्ति फंसी हुई है, अटकी हुई है। इनको हम बाहर कैसे निकालें? यह एक बड़ी चुनौती है। इट्स अ डबल वैमी, दोहरी चुनौती। इसलिए यह सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। यह समस्या इजराइल में 20,000 भारतीय हैं, वहां भी अब ऐसा तो है नहीं आपने तेल अवीव से फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली या मुंबई या लखनऊ आकर उतर गए, बात खत्म। वहां भी फ्लाइट्स नहीं उड़ रही, तो आपको जॉर्डन जाना होगा, ओमान जाना होगा, किसी और मुल्क में जाना होगा। अब भारतीय छात्रों का एक जत्था, अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, 110 छात्र आर्मेनिया पहुंचे हैं। वहां की राजधानी येरेवन। 110 छात्र, कुल मिलाकर 1,500 छात्र हैं। अब यहां पर आपको दूरी का अंदाजा भी बताता हूं, तो आप समस्या की गंभीरता का आकलन कर पाएंगे। 2 जगह हैं ईरान में जहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तेहरान ऊपर जो राजधानी है, और जाहेदान। जाहेदान और तेहरान के बीच की दूरी 1,486 किलोमीटर की है, 1,500 मोटा मोटा पकड़ लीजिए। और यह जरूरी इसलिए हो जाता है, पाकिस्तान तो वो जा नहीं सकते, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो कभी मदद करेगा नहीं। और तेहरान से येरेवन, अब ऊपर की तरफ चलिए, आर्मीनिया जो एक और देश है, वहां की दूरी है 1,144, मोटा मोटा पकड़ लीजिए। जाहेदान से तो 2,500 और 1,150 किलोमीटर तेहरान से, तो ये बस के रास्ते गए हैं। और यहां से फ्लाइट पकड़कर वो दिल्ली या लखनऊ या मुंबई लाए जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो सीधा सीधा रास्ता जो है हवाई यात्रा का, वो तो अब ले नहीं सकते, तो घूम कर आना पड़ेगा। 2.5-3 घंटे की यात्रा अब 7-8 घंटे की भी हो जाएगी। अब यहां पर आपको स्क्रीन पर मैं वो तस्वीर भी दिखाता हूं कि इस इलाके पर अब फ्लाइट्स का क्या हाल है। ये देखिए, जो हम ईरान, पाकिस्तान, काबुल, ये बीच का पूरा इलाका दिखा रहे हैं। यहां पर कोई अब उड़ान नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर तो लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, मिसाइलें, उन्होंने एयर स्पेस पर कब्जा कर रखा है। तो आप या तो नीचे दुबई से होते हुए, अब आप देखिए, या तो वहां से जाएंगे, ऊपर का तो रास्ता बचा ही नहीं है। तो समझिए ये कितना जटिल होने वाला है।
और ऐसे में सरकार ने अब क्या किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं भारतीय दूतावास ने वहां पर। टोल फ्री नंबर है 1800-118797 और लैंडलाइन नंबर्स भी हैं, ये दिल्ली के नंबर हैं 23012113 23014104 23017905। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं 9968291988 और तेहरान में भी भारतीय दूतावास से नंबर जारी किए गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। जिनके अपने वहां फंसे हैं ये नंबर्स, इन पर आपको मदद दी जाएगी। लेकिन मदद में भी अभी आधी अधूरी कोशिश ही हो रही है क्या? और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अब आप येरेवन ले गए 110 छात्रों को, बाकी 1350 छात्रों को ले जाने में ही कितना वक्त लग जाएगा? और जो ये कहा जा रहा है, विदेश मंत्रालय का बयान है कि तेहरान में भारतीय छात्रों को दूतावास की ओर से की गई व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा कारणों से शहर से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोग खुद निकल सकते हैं उन्हें भी शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। यहां मैंने वही हरियाणा रोडवेज की बसों में जो लिखा होता है, यात्री मुसाफिर अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। मतलब भारतीय मूल के लोगों पे छोड़ दिया कि भैया बाहर निकल लो, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाओ। यहां तो सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। और विदेश नीति का जो कड़ा इम्तिहान चल रहा है, इसमें जो कदम ताल करनी होगी, जो एक टाइट रोप वॉक करनी होगी भारत को। भाई ईरान, हम उनके समर्थन में सीधा नहीं खड़े हो रहे, पर उनसे मदद तो लेनी पड़ेगी। उनकी मदद के बिना हम अपने लोगों को बाहर कैसे निकाल पाएंगे? और यही हाल इजराइल में है। इजराइल से भी मदद लेनी पड़ेगी। अभी इजराइल के साथ हम दिख तो रहे हैं, पर खड़े रहेंगे क्या? और ऐसे में आम आदमी की, जिनके अपने वहां पर रह रहे हैं या जिनके अपने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनकी जान क्या अटकी रहेगी? ऐसा नहीं है कि भारत के पास तजुर्बा नहीं है। पिछले 35 सालों का मैं थोड़ा इतिहास आपके सामने संक्षेप में रखना चाहूंगा। कुवैत, इराक और कुवैत के बीच जबरदस्त जंग हुई थी 1990 में। सबसे बड़ा ऑपरेशन तब भारत ने, 35 साल पहले भी हम करने में कामयाब रहे थे। 1,70,000 भारतीयों को कुवैत से वापस लाया गया था। 500 से ज्यादा उड़ानें भरी गई थी, पर यहां उड़ान नहीं भरी जा सकती। और उड़ान जाएगी अगर येरेवन, आर्मेनिया, तो कितनी उड़ान जाएंगी? क्योंकि 110 या दूसरे विमानों से आएंगे। अब या तो पूरे के पूरे विमान 250 के करीब आदमी लेके एक बार में आ सकता है विमान, 300 350 भी ला सकता है, तो वो भारतीय विमान जाएंगे या बाकी कमर्शियल एयरलाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ऑपरेशन सुकून 2006, ये इजराइल और लेबनान में जंग छिड़ी थी और 1764 भारतीयों को हम वापस लाने में कामयाब हुए थे। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध हुआ, 15,400 भारतीयों को हम ले आए थे। ऑपरेशन राहत 2015 में, ये यमन में सरकार और हूती विद्रोहियों, इनका भी जिक्र लगातार मैं 5 दिनों से कर रहा हूं, तो 6,710 लोगों को बाहर हम लेकर आए थे और इनमें 4,748 भारतीय थे। ऑपरेशन संकट मोचन, ये दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात हुए थे, तो 600 भारतीय हम ले आए थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये कोविड-19 में विदेशों में फंसे जो भारतीय थे 3,992 हम लेकर आए थे वापस। आज मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हर्षवर्धन यादव। ये क्योंकि मैं कोरोना काल का भी जिक्र कर रहा हूं, तो ऑपरेशन वंदे भारत, जो सेंट्रल एशिया में हमारे लोग फंसे थे 15,000 के करीब, उनको हम वापस लाने में कामयाब रहे थे और इस ऑपरेशन की अगुवाई हर्षवर्धन यादव ने ही की थी। पर ऐसे में सवाल क्या है, वो भी तो जरूरी हो जाता है। आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, फंसी 30,000 भारतीय जान बचाने का क्या है प्लान? है कुछ, या अभी उसकी तैयारी ही की जा रही है? और इजराइल या ईरान
विदेश नीति का बड़ा इम्तिहान, किसके साथ जाएंगे या दोनों के साथ रहेंगे और तब भी अपने हित साध पाएंगे। चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, विदेश नीति को ट्रैक करते हैं, राजनीति को भी ट्रैक करते हैं। हर्षवर्धन यादव का मैंने परिचय आपको दे ही दिया है। एनडीए के अहम घटक जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं। कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 1500 छात्र मिसाइलों और रॉकेट के बीच फंसे हैं और प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर चले गए हैं, सरकार को ईरान में फंसे भारतीयों की चिंता नहीं है। जगदंबिका पाल बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं जहां भी हमारे लोग फंसते हैं उनको हमारी सरकार बाहर निकाल रही है या उनको उनके ही भरोसे छोड़ दिया है। सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं ईरान में फंसे भारतीय मजबूर होकर सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हम तह तक भी जाएंगे। और ऐसे में आज दरअसल जिनको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है वो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईरान यूनिवर्सिटी में वहां पर जो छात्र हैं, मोहसिन हसन तेहरान से हमारे साथ और नुमान जावीद, ये दो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुनकुन है एक और क्षेत्र है, वहां से दो छात्र शेख अजहान और नबील कारी, ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनगर से मसूद अहमद साहब हैं, पिता हैं, इनके बेटे ईरान में ही फंसे हुए हैं। जफर इकबाल जान एक और पिता, वो भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मोहसिन हसन, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी आप कहां हैं? आज मैं दिन में भी कुछ छात्रों से बात कर रहा था, बहुत से लोगों ने बताया हम बंकर में हैं, कई जगह नेटवर्क की भी बड़ी दिक्कत हो रही है। और भारतीय दूतावास से क्या आपका संपर्क सीधे सीधे सध पा रहा है? गुड इवनिंग सर, आदाब। मेरा नाम मोहसिन हसन है जी। मैं स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस हूँ, 4th ईयर एमबीबीएस, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सर। तेहरान में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तेहरान में जो सिचुएशन थी वो बहुत ही थोड़ा खराब थी, एंड उसकी वजह से हमें एम्बेसी की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है यहाँ पे, और वी हैव बीन रिलोकेटेड टू अ सेफर लोकेशन सर। हम अभी सेफ है, हम अभी एक सेफ लोकेशन पे हमने मूव किया है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू है सर, लेकिन वी आर इन कांटेक्ट विद आवर फैमिलीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक इंडियन एम्बेसी। ये राहत की बात है। आप सुरक्षित जगह पे हैं। अब आपको येरेवन ले जाया जाएगा, क्या बता रहे हैं दूतावास के अधिकारी आपको मोहसिन? सर फिलहाल तो हम एक सेफ जगह पे है। तेहरान से हमें रिलोकेट किया गया है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सर, अपनी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, कितने स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर लाया जा चुका है मोहसिन? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आई 110 छात्रों का जत्था तो येरेवन पहुंच चुका है, आर्मीनिया पहुंच चुका है। जी सर, फिलहाल हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, हम 150 स्टूडेंट्स हैं सर। हमें बिल्कुल सेफ लोकेशन पे पहुंचाया गया बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ईरान। दे आर डूइंग ग्रेट जॉब सर। वो हमें बहुत ही अच्छे से हम ट्रीट कर रहे हैं। और जिस लोकेशन पे हम सर है, ये लोकेशन उनके हिसाब से सर सेफ है, और हम अपने फैमिलीज के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में है सर। जब ये 12 जून को हाँ मोहसिन प्लीज जारी रखिए अपनी बात। यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स है सर। प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी है रिलोकेशन की। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से बच्चे आ रहे हैं सर। आज भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बच्चे लाए गए बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया। दे आर डूइंग ट्रेमेंडस, अच्छा जॉब कर रहे हैं सर वो। तो यहाँ पे हम जमा हो रहे हैं। फर्दर जो भी उनका प्लान है सर, वो हमें अपडेट करते रहेंगे। अभी तक यही है कि हम एक सेफ लोकेशन पे जो है रिलोकेट किया गया है। मैं समझ सकता हूं किस तरह की मुश्किल हालात में आप हैं। आपने सेफ शब्द आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय दूतावास भी यहां पर अच्छा काम कर रहा है। पर थोड़ा सा ये बताइए मोहसिन, 12 तारीख को जब वो 200, जो हमें जानकारी मिली 200 लड़ाकू विमान इजराइल के वो एयर स्पेस में घुसे ईरान के, और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जो वो बमबारी हुई, आप उस वक्त कहां थे, क्या हो रहा था, और आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? और पीसीआर सारे
जितने छात्र फंसे हुए हैं वहां पर उनकी तस्वीर दिखाइए ना, उनको स्क्रीन पर रखिए। जी जी सर, एक्चुअली हम दूसरे इस अपार्टमेंट में आए हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा शोर था, उस वजह से नहीं हम नहीं नहीं, दूसरे मैं अपार्टमेंट में आए हैं। आप 12 तारीख का वो मंजर कैसा था, क्या हुआ, अच्छा वो थोड़ा बताइएगा प्लीज। जी सर, एक्चुअली हम स्टूडेंट्स से यहाँ पे, सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स के लिए तो हम तेहरान में थे, स्टूडेंट्स पढ़ने में ज्यादा मसरूफ रहते हैं, तो अचानक से रात के 2-2:30 बजे ब्लास्ट्स हुए कुछ। तो हम जागे और हम बहुत पैनिक मोड में थे उस टाइम। फिर उस टाइम हमने न्यूज देखी कि इसराइल अटैक ईरान वगैरह समथिंग। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक मोड में थे और हम बहुत ही डर गए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमारा काम है स्टडी। तो एज स्टूडेंट जो कोई ब्लास्ट सुनता है, कोई ऐसा चीज सुनता है, तो ऑब्वियसली हम पैनिक पैनिक हो गए सर बहुत। हमें कुछ भी पता नहीं चला क्या हो रहा है बाहर। हम बहुत डर गए थे। हम फिर जब हमने न्यूज देखी कि अटैक चल रहा है, तो हमने कोशिश की एक सेफ लोकेशन पे हम गए, एक ही जगह पे अपने अपने अपार्टमेंट्स में हम अंदर ही रहे, हम बाहर नहीं निकले। और पैनिक का माहौल था सर, बहुत ही हम डर गए थे उस टाइम। और लोकेशन भी लगाइए सबकी यहाँ पर पीसीआर। नुमान, अब थोड़ी आपको तसल्ली है कि यू आर इन सेफ हैंड्स, आराम से आप वापस अपने वतन, अपने खूबसूरत जम्मू कश्मीर पहुंच पाएंगे, या बीच में उम्मीद भी छोड़ दी थी क्या नुमान? जी सर, गुड इवनिंग सर। सर अभी हमें उम्मीद है कि हमें घर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एम्बेसी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, अभी तक हमें सेफ जोन पे लाया। और आगे भी हमें अपडेट करते रहेंगे कि आगे आगे का क्या प्लान रहेगा, लेकिन अभी नहीं हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या प्लान्स है एम्बेसी के, उसका अपडेट अभी हमारे पास नहीं है। आप भी मेडिकल छात्री हैं और नुमान? जी सर, मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं तेहरान में पढ़ता हूँ, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। तो उस मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में कितने छात्र थे भारतीय मूल के? अभी 150 जैसा मोहसिन बता रहे थे आप, 150 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, 110 तो पहुंच ही गए हैं आर्मेनिया, तो ये लगभग 260 छात्र हो गए। कितने छात्र हैं वहां मेडिकल कॉलेज में भारतीय मूल के? भारतीय मूल के छात्र हजारों में है यहाँ। अच्छा। अभी अगर हम यहाँ की बात करें, जिनको यहाँ लाया गया है फ्रॉम अरक यूनिवर्सिटी, यहाँ लाया गया है, ईरान यूनिवर्सिटी से यहाँ बच्चों को लाया गया, शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी से यहाँ बच्चों को लाया गया। अभी तक यहाँ 1000 से 2000 स्टूडेंट्स हैं इस लोकेशन पे, जहाँ पे हम सेफ है अभी। और इसमें 150 भारतीय मूल के हैं? नहीं सर, मैक्सिमम भारतीय मूल के ही हैं। अच्छा, भारतीय मूल के ही हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही तसल्ली देने वाली खबर है। और मसूद अहमद साहब, पिता होने के नाते आपके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आए होंगे पिछले कुछ दिनों में। मतलब दिल की धड़कनें, बीपी लेवल तो आपका वो स्काई रॉकेट हो चुका होगा। अब जैसे मोहसिन को सुन रहे हैं, नुमान को, या आपके अपने बेटे से भी बात हो पा रही है, और थोड़ा सा अब भरोसा हुआ है कि भाई दे विल बी बैक होम सेफ एंड साउंड? चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एज ए पेरेंट्स मुझे बात रखने का। कल शाम 6 बजे हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ एक प्लेस पे पहुंचाए गए हैं। तो कल शाम से हमने एक वो राहत की सांस ली है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 4 रोज से जैसे हमारे बच्चे तेहरान में पूरी रात नहीं सोते थे, वैसे ही पेरेंट्स भी हम यहाँ पे कंप्लीट 3 रात को नहीं सोते थे। हम रात भर इन टच रहते थे। चौधरी जी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद कश्मीर के एक बॉर्डर एरिया उड़ी का रहने वाला हूं। मैंने यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग, गोलाबारी, आर्टिलरी शell ये देखे हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब हमारे घरों के ऊपर से शell गिरते थे या फायरिंग होती थी तो कितना खौफ हरास पैदा होता था। और फिर जहां ईरान में क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते थे कि जहां पे रॉकेट चलते थे, जहां पे मिसाइल चलते थे, तो वहां उस सूरत हाल में हमारी बेटियों का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। तो वो अंदाजा जब हम लगाते थे तो रियली हम बहुत परेशान थे, पैनिक थे। हालांकि बच्चे हमें
बच्चे जो थे वो हमें कंटिन्यू कह रहे थे कि आप पैनिक मत होइए, हम सेफ हैं। वो हमको इनकरेज कर रहे थे। हमारे बच्चे जो थे वो आई एम प्राउड ऑफ, यानी आप उनका ढाढ़स बंधाने के बजाय मसूद साहब बच्चे आपका ढाढ़स बंधा रहे थे। मतलब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा था यहाँ पर। यस 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 यस, दिस इज फैक्ट कि मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ जो थी वो बड़ी परेशान थी। वो जब अपनी बेटी से बात करती थी तो फिर बेटी मुझे कहती थी, वो मुझे समझाती थी कि आप इसको ऐसे से बताओ क्यों ये पैनिक हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने यहाँ पे आर्टिलरी शेल देखे हैं, हमने ये, लेकिन फिर हम अंदाजा लगाते थे कि जहां पे रॉकेट चलते हों, जहां पे मिसाइल चलते हों, पूरी रात भर चलते थे, तो वहां क्या हाल होगा और इन छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तो ये सूरत हाल देखकर तो रियली एक बाप, एक माँ जो थी वो जबरदस्त परेशान थी। और आप यकीन करेंगे कि आज दिन में हमने नींद की, कल रात से आज दिन में हमने नींद की, क्योंकि 3-4 दिन हम भी लगातार नहीं सोए, यहाँ पेरेंट्स भी बिल्कुल तो नहीं सोए। कम से कम सुकून की नींद भी मिली। हमारे बस में कुछ नहीं था। बिल्कुल। जफर इकबाल साहब, जैसा अभी मसूद साहब भी कह रहे थे, आप तो उस इलाके में रहते हैं, वो जन्नत हम कहते हैं, वो दुनिया की जन्नत है जन्नत, पर वो मुश्किल इलाका भी है और वहाँ पर फायरिंग, मोर्टार, शेलिंग, उस जिंदगी से भी आप भली भांति वाकिफ हैं। पर जब अपनों पर, अपने जिगर के कलेजे पर कोई आंच आ जाए तो आदमी कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यही हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल। जैसे मेरे दोस्त ने ये कहा कि हम तो ये बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से पूरे भय के माहौल में, खौफ के माहौल में जी रहे थे। तो कल से थोड़ी सी राहत भरी सांस ली है कि जब से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको, हमारे बच्चों को एक नॉन सेफर जोन से लेकर एक सेफर जोन में लेके आ गए हैं। तो कल से थोड़ा हमने राहत की सांस ली है। तो हम तो ये बचपन से देख के आ रहे हैं ये गोलाबारी। तो जो बच्चे हमारे वहाँ अभी ये कम सिन है, इनकी अगर आप एज देखेंगे, ये +2 के बच्चे +2 करके वहाँ गए हैं। तो +2 का बच्चा जो होता है, इसके अंदर अभी दुनिया का उतनी समझ नहीं होती है, अभी उतना तजुर्बा नहीं होता है। तो इस सूरत में भी जब हम उनसे बात करते आए हैं अभी कुछ दिनों से, तो हमें वो वहाँ से दिलासा देते कि आप कोई टेंशन ना लीजिएगा, तो हम अभी सेफ है और टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे तैसे करके हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। तो मतलब सुकून की नींद कम से कम हासिल हुई है। 4 दिन की रातें कैसे आपने बिताई होंगी, किसी पिता के मन पर क्या गुजरती है, वो पिता या माता भी वो जानते हैं। पर शेख अजान, जैसा अभी मोहसिन और नुमान मुझे बता रहे थे, ये तो तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप कुनकुन में हैं, आपको भी सेफ इलाके पर लाया गया है। कुनकुन में कितने छात्र थे और कैसे दूतावास ने क्या संपर्क आपसे साधा? अभी आप कहाँ हैं, किस हालत में हैं? तो हम कुम से है, कुम से। अच्छा। द सिटी इज कॉल्ड कुम। एंड तो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं और एम्बेसी वाले हैं, उन्हें साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके सब बच्चों को तेहरान से कुम की तरफ लिया, बिकॉज तेहरान वाज डिक्लेयर्ड एज अ रेड जोन बाय बोथ इजराइल एंड द Iranian government. They told us to, they need the Iranian who were living in this danger zone, they were told to get away from this Tehran. तो उनको तेहरान से निकाला गया और हमें भी तेहरान से निकाला गया। ऑलमोस्ट हम 450 बच्चे थे यूनिवर्सिटी के, जिनको तेहरान से निकाल के। और इसमें भारतीय कितने थे 450 छात्रों में? 450 के 450 भारतीय थे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। फिर तो मतलब सारे, अगर मैं कहूं मोटा मोटा कि जितने भारतीय छात्र, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद में आप लोग जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर मैं ये कहूं शेख अजान दैट ऑलमोस्ट ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर सेफ एंड साउंड, सारे भारतीय छात्र ईरान में सुरक्षित हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है। Because of the Indian embassy, उनने हमारी, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज का तो नहीं बोल सकता, मगर हमारी यूनिवर्सिटी से सब बच्चे सेफ है और वो अभी कुम में है।
एंड जैसा कि मेरे दोस्तों ने यहाँ पे बोला कि IEMS से भी बच्चों को लाया गया है, और उसके अलावा अरक एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लाया गया। तो टोटल में ये कुछ 1000 से 1100 बच्चे अभी कुंभ में आ चुके हैं, उनको रिलोकेट किया गया तो है। ये तो बहुत जो अच्छी border खबर है। मैं areas बल्कि से जो थोड़ा सा और ये Yeah. बात की तस्दीक कर लूं, मोहसिन हसन, आप जो तेहरान से जो भारतीय मूल के छात्र हैं, क्या सभी, आप सबको जानते ही होंगे, जाहिर सी बात है, सभी आ गए हैं सेफ जगह पे? जैसा यहां पर अभी शेख अजान कह रहे हैं कि इनकी यूनिवर्सिटी के तो सारे भारतीय मूल के छात्र हैं एक जगह पर। जी जी सर, हम एक जो मैंने मेंशन किया ऑलरेडी, और मेरे दोस्त ने भी मेंशन किया है कि हम एक सेफर लोकेशन पे है। फ्रॉम तेहरान से हम आए यहाँ पे 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ये सेफर लोकेशन है। तो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हैं, लाइक हम खुद ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से है जो कि तेहरान में है, और शहीद बहिश्ती से भी आए हैं स्टूडेंट्स, 450 स्टूडेंट्स, और इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से भी आए हैं ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स, एंड हमारे पास और अरक यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक है। तो ये आज अच्छी उनके खबर भी है। students नबील यहाँ जी, पे locate नबील किए गए सर। आप थोड़ा ये बताएंगे, And- आप जहां पर थे, जो सवाल मैं दरअसल नोमन से भी पूछ रहा था, 12 तारीख को जब ये हमला हुआ, आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? पहला ख्याल क्या आया? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी नबील, ये सवाल आप ही से था। जी जी जी, बोलिए, एक और बार बोलिए, आवाज कट गई थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कहां थे 12 तारीख को जब ये हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया ईरान पर? आप कहां थे? आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? या कुछ तैयारी पहले से थी, आशंका थी कि भाई इस तरह का हमला हो सकता है? नहीं, एक्सपेक्टेड तो थोड़ा बहुत था, बट इतना एस्केलेट होगा ये हमें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये पता था कि ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि ऐसा होगा, बट हम रेडी नहीं थे इतना कि ये इतना एस्केलेट हो जाएगा। और रही बात 12 तारीख की, हम 12 तारीख को उस वक्त तभी हम सोने गए थे, क्योंकि हम अगले कुछ दिन बाद हमारा एग्जाम आने वाला था, तो हम पढ़ाई कर रहे थे रात को। तो हम जो ही सोने गए उसके यही आधा एक घंटा के बाद अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, ऐसा ब्लास्ट हुआ कि हमारी पूरी बिल्डिंग ही शेक हो गई। उस वजह से काफी पैनिक और डर का माहौल बैठ गया हमारे में। पैनिक और डर था, तो घर वालों से बात हो पाई थी, या नेटवर्क बिल्कुल उड़ गए और बातचीत भी नहीं हो पा रही, और डर भी है, ये नहीं मालूम अब करना क्या होगा, क्या नहीं करना होगा? क्या बंकर्स में छुप रहे थे? कैसे वो पिछली 3-4 रातें आपने कैसे गुजारी? सुरक्षित जगह लाए जाने से पहले आप क्या कर रहे थे नबील? हम बेसिकली अगर उस दिन की बात करें तो उस दिन हम रात को अपने अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गए, ग्राउंड फ्लोर्स में। हमने कहीं इधर उधर जाने की वो हिम्मत नहीं थी हमें, ना ही हमें कुछ ऑर्डर्स थे, क्योंकि ये सब ऑल ऑफ द सडन हो गया। तो उस मोमेंट पे हमारे पास कोई वो उतना ना सोचने का टाइम था ना कुछ, तो हमने जल्दी जल्दी से अपने ग्राउंड फ्लोर्स पे शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सामान लिया साथ जितना हम उस मोमेंट पे कर सकते थे, क्योंकि पता नहीं था कितनी देर और चलेगा। बट थैंकफुली आफ्टर मे बी एन आवर और सो, फिर उसके बाद थोड़ा काम डाउन हो गया, तो हम वापस ऊपर चढ़ गए। और जो पेरेंट्स, उनके साथ हमने रात में कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो पैनिक हो जाए रात के टाइम पर। बताइए, यहाँ पर माता पिता का ख्याल बच्चे ज्यादा रख रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों के बारे में जितना पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक उल्टी गंगा भी बहती दिखाई दी। आपको जोड़ना चाह रहे हैं जावेद साहब? जी जी जी, जैसा कि आपने ये कहा कि अभी भारतीय मूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे सुरक्षित है, तो इसमें कोई शक नहीं है। जैसी हमारी बात हुई है अपने बच्चों से, वो तो सुरक्षित है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि उनके माध्यम से उनको एक सेफर जोन पे लिया गया है, लेकिन हम आपके एबीपी के माध्यम के जरिए से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, अगर उनको एक सेफर जोन प्लेस पे लिया गया है, कि उनका नेक्स्ट ये अभी आदि बिल्कुल यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड छात्रों को। जावेद इकबाल साहब, यू हिट द नेल ऑन द हेड, और ये तो अभी आधी जीत है। जी 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 जी, जैसे 110 छात्रों को आर्मेनिया के बॉर्डर से लिया गया, और जिनको अब डिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ इवैक्यूएट किया जा रहा है इंडिया की ओर। जो बाकी के जो 1500 स्टूडेंट्स बाकी थे, उसमें से अगर हम 110 निकालेंगे, फिर भी ये 1000 से ज्यादा छात्र बनते हैं। बिल्कुल आप तो सही बात कह रहे हैं। अभी उसी सवाल पर आता हूं। नहीं, एक सामान्य
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जी, ये जी, बात जी। आपकी बात जी, उनको भी एबीपी एक पूरी सेफर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, हम माध्यम बनेंगे और सरकार को लगातार जो आपके सुझाव भी हैं और आपके मन में जो आशंकाएं हैं उससे अवगत हम कराते रहेंगे। पर यहां पर पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आशीष, भारतीय दूतावास तमाम जो छात्र वहां से बता रहे हैं दे आर टेकिंग रियल गुड केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, सुरक्षित स्थानों पर इन्हें ले जाया भी जा रहा है, ये बात भी इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन अभी ये आधी लड़ाई ही खत्म हुई है, अब इनको आपने सेफ जगह तो ले गए, इनको भारत वापस लाना, अब ये बड़ा इम्तिहान मुंह बाय खड़ा है सामने। देखिए बात तो सही है, थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो पर्याप्त कदम हैं, जो ज़रूरी कदम हैं, वो संदीप जी उठाए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत हार्टनिंग है जिस तरह से ये बच्चे बता रहे हैं कि इन्हें सेफर लोकेशन पे मूव कराया गया। जब आप इनसे कन्वर्स कर रहे थे तब उस दौरान कुछ लोग मेरे भी संपर्क में जो बता रहे हैं, जिन सिटीज़ का ये नाम ले रहे हैं वहाँ पर इन लोगों को ले जाया गया है। देखिए जिस तरह की सिचुएशन है उसमें पहला चैलेंज था भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए कि हमारा जो दूतावास वहाँ पर है वहाँ के अधिकारी ये इंश्योर करें कि उन्हें पहले तो तेहरान से निकाल करके, डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि तेहरान को खाली कर दो तो ये इंडिकेशन इनफ है कि सबसे पहले और अगर G7 कोई भी की जो मीटिंग बीच में छोड़कर आना अभी हमें नहीं मालूम, अभी वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और यहां पर कार्रवाई में एक तेजी की जरूरत भी है। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि तेहरान से बाहर निकाल दिया उसके बाद, अभी ये लड़ाई पूरी नहीं, हमने ये पूरी खत्म नहीं हुई है। देखिए मैं फिर भी संदीप जी बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसलिए दूंगा क्योंकि कल हमने देखा था कि किस तरह से इजराइल सरकार को उन्होंने संपर्क साधा, और बड़ी अच्छी बात, माफ कीजिएगा, ईरान की सरकार को बड़ी अच्छी बात है कि ईरान सरकार ने तुरंत इस बात की हामी भर दी और ये कहा कि हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे आर्मेनिया के थ्रू लैंड बॉर्डर से निकालने में। और मुझे लगता है कि उसी की कोशिश की प्रक्रिया है कि इतना ट्रिकी सिचुएशन, एक शहर पर लगातार बमबारी हो रही है और इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। वहां से पहले बड़ी संख्या में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप निकाल करके सेफर लोकेशंस पे ले जाएं, एंड उसके बाद जो हमारी जानकारी है सब कुछ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पसेस अभी ऑन एयर बोलना ठीक नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इन सभी स्टूडेंट्स को तसल्ली रखनी चाहिए। इन सभी को निकालने के इंतजामात किए जा रहे हैं। देखिए छोटी छोटी टुकड़ियों में इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा संदीप जी, यू वुड अप्रिशिएट कि ये सिक्योरिटी का भी इशू है। जब इस तरह के हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं कि कहीं पर भी, और सिर्फ इधर से नहीं, उल्ट ईरान से इजराइल में भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इजराइल में मैं आपको बता दूं कि मुझे वहां पर इन्फॉर्म सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वहां पर तकरीबन 90% जनता बंकर्स में रह रही है। तो वहां की भी सिचुएशन इतनी खराब है, वहां पर भी और वहां 20,000 भारतीय हैं। उस बात का अभी हम ईरान की ज्यादा बात कर रहे हैं, इजराइल में भी ये समस्या आएगी ही। तो राहत की खबर भी आ रही है हर्षवर्धन, लेकिन देखिए मैं हूं पत्रकार और थोड़ा सा मैं स्केप्टिक हमेशा रहता हूं, ये कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी ये छात्र सेफ जगह तो लाए गए हैं, पर अब इन्हें भारत वापस लाना, येरेवन से रूट भी लंबे हो जाएंगे, सीधी फ्लाइट्स तो उड़ नहीं रही हैं, ये भी टेढ़ी खीर ही है। आपने उस टेढ़ी खीर का रास्ता भी दुरुस्त किया था कोविड के दौरान, पर यह कितनी बड़ी अभी चुनौती है हर्षवर्धन? जी सर, सर इसमें एक्चुअली क्या है, कोविड जो हमारी उस टाइम आया था तब भी सेम पैनिक सिचुएशन था, इवन ऑल ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। उसमें एक्चुअली कुछ अहम कड़ियां हैं। सबसे पहली तो जिस कंट्री, ताजिकिस्तान से मैंने बच्चों को एयरलिफ्ट किया था, तो अपना एयर इंडिया वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था, वंदे भारत मिशन एयर इंडिया के द्वारा। तो उसमें अपने पास एयरक्राफ्ट सफिशिएंट नहीं था। तो फिर अब बच्चा क्योंकि एयरक्राफ्ट कोई लेने आ रहा है तो उसमें बच्चा ये चाहता है कि मैं सबसे पहले बैठ जाऊं। अब बच्चा, उसमें फिक्स सीट है, जितने सीट्स हैं उसमें बच्चे आप बैठेंगे, तो बच्चे पैनिक हो रहे हैं, पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं। मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से यही करूंगा कि आप वेट कर लीजिए। भारत गवर्नमेंट इस मामले में बहुत ही सीरियस होती है। जब इवैक्यूएशन का स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें कुछ अहम कड़ी है। सबसे मेन जो अहम कड़ी आती है वो तो अपनी इंडियन एम्बेसी का रोल रहता है। इंडियन एम्बेसी के बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लोकल गवर्नमेंट का, और फिर थर्ड आता है जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो एक सर्टेन कंपनी के थ्रू पहुंचते हैं वहां पे, तो उनका उसमें रोल आता है कि वो उसमें बच्चों को थोड़ा समझाएं कि यार ऐसा काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग का जरूरत रहता है उसमें, बिल्कुल। पर इसमें एक और चीज बताइए हर्षवर्धन, देखिए कोरोना काल में
अब वो नो फ्लाई जोन्स नहीं थे जो इस वक्त हो चुके हैं। आर्मीनिया से वैसे तो 3 घंटे में आ जाए आदमी, पर अब तो वापस पलटकर यूरोप की तरफ जाकर पूरा घूम कर आना पड़ेगा। या इजराइल से भी जो बच्चों को लाया जाएगा वो जॉर्डन के रास्ते या ओमान के रास्ते, तो रास्ते अब लंबे होंगे। और इसमें दूसरी एयरलाइंस का इस्तेमाल या भारत को अपने, अब तो वो एयर इंडिया का वो जमाना भी नहीं, एयर इंडिया अब कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं, वो तो प्राइवेट हो गई। दरअसल भारत के पास अब कोई सरकारी कंपनी नहीं है, तो ये चुनौती थोड़ी डिफरेंट हो गई है क्या? सर इस डिफरेंट तो है, बट मैं उसको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अफगानिस्तान में जब तालिबान आया सेम सिचुएशन हुआ था, तब भी अपना ये जो जोन बंद हो गया था, तो वहां से एयरलिफ्ट करके जो इंडियंस थे उनको लेके आए थे ताजिकिस्तान। वहां पे उनको एक सेफ हाउस में रखा, उनको फूड अरेंजमेंट्स किया इंडियन एम्बेसी ने, फिर वहां से अपना एयर इंडिया आके लेके गया। तो सर ये तो चुनौती तो है हमारे पास कि हम उसको कैसे लेके आएंगे। हमारे पास एयरक्राफ्ट की कमी है बिल्कुल, या एयरक्राफ्ट तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो अरेंज कर लेगी, करेगी भी, ये श्योर है सर उस चीज में। बट उसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा कि हम सोचे कि 1 दिन में या 2 दिन में या कुछ आवर्स में हो जाए, वो नहीं होगा सर। तो ये लड़ाई लंबी है, अभी ये टेढ़ी खीर का मामला भी है और इसमें थोड़ा सा भरोसा भी रखना होगा, थोड़ा सा संयम भी हमें बरतना होगा। पर सुरेंद्र राजपूत, संयम बरता जा रहा है क्या? आप तो पहले से ही सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हुए हैं, भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं मिसाइलों और रॉकेटों के बीच। भाई G7 में भी जाना है, एक काम इधर भी होता रहेगा, एक काम उधर भी हो रहा है। संदीप भाई, वो कहते हैं ना कि मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहता है, मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहता है उसी पानी में रहना है। हमारी मसला क्या है कि हमारी एम्बेसी अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हमारी विदेश नीति ने हमारे दोस्त खो दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष विदेश नीति होती थी, और वो विदेश नीति होती थी कि फिलिस्तीन में पंडित नेहरू जा रहे हैं तो इजराइल के 2 लड़ाकू विमान उनको गार्ड कर करके फिलिस्तीन में छोड़ करके आ रहे हैं। ये विदेश नीति हमारी होती थी। और आज की विदेश नीति क्या हो रही है हमारी कि भारत यानी नरेंद्र मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है, और अमेरिका अपने फिनोमिनल दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो अब हम क्या मान लें इसको? क्या मोदी जी अगर इस तरीके से कहें तो क्या पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? नहीं खड़े ना। तो आज की डेट में हमारी जो निरपेक्षता की विदेश नीति है, अगर वो प्रश्न चिन्ह पर आती है, हमारा यूएन में अब्स्टेन रहना पहली बार फिलिस्तीन के लिए, ईरान के लिए, ये सब सारी चीजें, वही ये ईरान है जिसने आईओसी में और ओपेक में, यहां पर बड़े विदेश नीति के माहिर लोग बैठे हुए हैं, कभी कश्मीर का ईरान मुद्दा सरकार नहीं, फिलहाल भारत सरकार के साथ ईरान ने कदम नहीं ताल उठने तो दिया। करती दिख रही है ना। अभी जो हमारे 10,000 लोग हैं ईरान में, 1500 छात्र हैं, उनको सेफ जगहों पर लाया जा रहा है। इसे आप राहत की खबर मानेंगे या नहीं सुरेंद्र? तो ये तो ये बिल्कुल ये मानवता की खबर है, मानवता की खबर, राहत की खबर के साथ साथ हम विदेश नीति, हमने तो राहत की खबर पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। आपने सुनाया, हमने सुना और हमें अच्छा लगा, लेकिन हम विदेश नीति पर तो प्रश्न उठाएंगे ना कि जिस ईरान ने कभी कश्मीर का मुद्दा ओपेक में, आईओसी में नहीं उठने दिया, उस ईरान का साथ हम क्यों नहीं दे रहे? आज की डेट में जब इजराइल ने एग्रेशन किया है, इजराइल ने ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, इजराइल ने सारा का सारा वहां पर पाउंडिंग की है, बॉम्बिंग की है, तो उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं या भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि इजराइल हैव अ राइट टू डिफेंड, आज की डेट में तो इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड। भाई आज की डेट में इजराइल ने आक्रमण किया ना सबके सामने, तो हमारी विदेश नीति है कहां? आप हमें बताइए। अपने आप में जायज सवाल है। एक सेकंड उठाने की बात करते, एक सेकंड राजीव रंजन, हमारी विदेश नीति क्या है? जब कांग्रेस ये सवाल पूछती है, क्या इस सवाल में आपको दम दिखाई देता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बदल रही है, और ऐसे में हम जब गुट निरपेक्ष आंदोलन के उस दौर की चर्चा करते हैं, या शीत युद्ध के समय जिस तरह से दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, दुनिया उससे आगे निकली है। और नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप
इसे इस तरह से देखें, आप हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान को देख लें, तो फिर सुरेंद्र राजपूत जी को जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, पाकिस्तान ने रशिया के साथ भी रिश्तों को बनाए रखने की कवायद जारी रखी है और अमेरिका से भी मदद की गुहार लगाता रहता है। पाकिस्तान जैसा देश जब ये सारी चीज़ें जबकि कई मसलों में कठपुतली सरकार, फौज, ISI तमाम चीज़ों के बाद भी वो चतुराई के साथ जो नई वैश्विक व्यवस्था है उसमें अपने लिए तलाश करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को भी प्रयोग करने हो। तो मतलब पाकिस्तान चतुराई कर रहा है, एक मिनट सर, पाकिस्तान चतुराई कर रहा है, भारत को भी करना, हमें अपने हित साधने हैं, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं। अब मैं, क्योंकि आप पाकिस्तान को भी ले आए, एक बात बताइएगा, इजराइल ने ये जंग शुरू की है, बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की, कि ईरान परमाणु शक्ति का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है और ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। यही है ना वजह लड़ाई की? देखिए मुझे नहीं सर, मैं सिर्फ हाँ या ना में एक पूछना चाह रहा हूं, यही है ना वजह लड़ाई की? और वो अंतरराष्ट्रीय इसका जवाब हाँ और ना में नहीं हो सकता है। ये विदेश नीति को कांग्रेस सत्ता में नहीं है। नहीं, मैं वहां तक गया ही नहीं सर। वो अपने तरीके से हर सवाल पर सियासत कर सकते हैं। नहीं राजीव जी, लेकिन जो लोग, आई सीक योर इंडल्जेंस सर, एक मिनट सुनिए, मैंने सवाल तो पूरा ही नहीं किया, आप उसको विदेश नीति में कर रहे हैं। ईरान ने कि भाई हमारे अस्तित्व पे खतरा आ गया, वो परमाणु हथियार बनाएगा, ईरान के इजराइल कह रहा है। इजराइल खुद एक परमाणु शक्ति है, उसने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। हम कह रहे हैं वो ठीक कर रहा है ईरान पर हमला करके। तो कल जो पाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि वो चतुराई कर रहा है, पाकिस्तान भारत पर हमला करे या आतंकवादी ऐसे भेजता रहे, उसको आतंकवाद की कमान संभालने वाली कमिटीज की अध्यक्षता उपाध्यक्षता मिलती रहे, पर तो वर्ल्ड पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे, हम खड़े रह जाएंगे। ये कैसी विदेश नीति है? दरअसल सवाल ये है सर। संदीप जी, आपका सवाल 3 मिनट का है, मेरा जवाब 10 सेकंड भी आप नहीं सुन पाएंगे। तो मुझे लगता है मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। आपके सवाल पहले से भी कई आ चुके हैं। मैंने बस आपको इतना कहा है कि आपके पिछले अनुभव जो रूस और यूक्रेन के समय, दुनिया के अनेक मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े थे, भारत ने वहाँ एक तरह से हम कहेंगे कि दोनों देशों से समान दूरी बना करके युद्ध से तटस्थ होकर के रहने का निर्णय लिया। और इसका ये जरूर लाभ था कि S-400 का सवाल हो तो रशिया के साथ भी आपके पुराने रिश्तों के कारण आप उस डोर को आप फिर से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक पक्ष के साथ खड़े हुए, इजराइल के साथ भी आपको टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम चीजों की मदद मिलती रही है। इजराइल ठीक कर रहा है, इनपुट से लेकर के तमाम सवालों पर राजीव इजराइल से भी मदद इजराइल ने जो ये हमला किया सही नहीं, सरकार तो यही कह रही है ना। अब G7 ने तो ये कहा कि भाई इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, वो ये कर रहा है। हम भी उस G7 में शामिल थे, तो ये ठीक है रुख? सीधा सवाल है आपसे। आपका वही तो परेशानी है ना, आपका 6:55 में 7:55 में शो खत्म होगा और सवाल जवाब नहीं है ना आपके जवाब पास। आप नहीं ले पा ना रहे हैं। एक 5 वर्ड का सवाल है। इजराइल ने ठीक किया, इजराइल ने ठीक किया। मैं आपके सवाल का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूं। भारत को तटस्थ रहना चाहिए और इजराइल और ईरान दोनों के साथ रिश्तों को बनाए रख करके अगर हमारी भूमिका इस तनाव को कम करने में हो सकती है तो ऐसे देशों की भी जरूरत आज विश्व को है जो आग भड़काने के बजाय या किसी एक पक्ष के पहाड़ दिखने के बजाय वो दोनों ही पक्षों को समझाने का ये मादा रख सके। और भारत ऐसा कर सकता है, भारत को ऐसा ही करना चाहिए। भारत को ऐसा ही करना चाहिए। भारत दुनिया को समझा नहीं पाया कि भाई वो IMF 20,502 करोड़ का लोन दे रहा है पाकिस्तान को, जिसमें 57% वेटेज अमेरिका की है। 1,71,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, 7,000 करोड़ ADB ने दे दिए। अब फिर कहिएगा 50 सेकंड का सवाल पूछा, पर यह सवाल गलत पूछ रहा हूं क्या? बोलिए राजीव जी।
देखिए, पाकिस्तान तो एक दिवालिया देश है। अच्छा। और उसके पास भीख का कटोरा है। कटोरे में दुनिया के अनेक मुल्क उसको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ देते रहेंगे। अच्छा। लेकिन भारत जैसे विशाल राष्ट्र को, जो दुनिया की चौथी इकॉनमी है, अगर वहाँ स्टेक होल्डर्स की भूमिका है दिलवाने में, तो निस्संदेह जो अमेरिका का वर्चस्व IMF पर था, उसका लाभ पाकिस्तान को हुआ। अब उनके दक्षिण क्यों नहीं हुआ? में जो दोस्त हित तो है, वो हमारा भारत है। और पाकिस्तान दोनों के साथ डोनाल्ड ट्रंप माय संतुलन फ्रेंड कहते साधने हैं। के लिए करते रहे हैं। नहीं, दुनिया के हर मुल्क के साथ जब आप बात करते हैं तो ये मल्ल युद्ध तो है नहीं कि आप ये कहेंगे कि ट्रंप हमारे दुश्मन है और दुनिया में आप अपनी बातें रख पाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं अपनी होता, आप बातें ये कह कहने रहे का हैं। तरीका 30 होता है, सेकंड, बहुत सुरेंद्र आसानी से राजपूत, लास्ट कमेंट आपका। जी मैं क्या नाम राजीव भाई की बात पे सिर्फ 2 बातें कहना चाह रहा हूं कि निगाहें कहीं हैं, निशाने कहीं हैं, शिकार उनके 2-2 हुए जा रहे हैं और हुए कहीं कत्ल उशाक अब तक जो कातिल निगाहें किए जा रहे हैं। राजीव भाई देखिए, तो आप अपनी विदेश नीति को पाकिस्तान की विदेश नीति से मना रहे। आपकी विदेश नीति कह रही है, आज की डेट में आपकी इतनी मजबूरी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कि भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति से सुपर विदेश नीति आप बता रहे हैं पाकिस्तान की। और मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि क्या नाम मोदी जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और आप भी समर्थन कर रहे हैं और इजराइल अमेरिका का राजीव जी, 10 समर्थन कर सेकंड, रहा है, आप लास्ट भी समर्थन कमेंट कर सिर्फ रहे हैं। राजीव पर चलने की रंजन जरूरत स्क्रीन नहीं पर। है। पाकिस्तान का समर्थन। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक रीजनल पार्टी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और जो कूटनीति के सवाल है, भारत सरकार का जो आधिकारिक स्टैंड होगा, जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड भी उनके साथ ही होगा। चलिए, तो जो सरकार का स्टैंड होगा उसके साथ JDU है, लेकिन यहां पर विदेश नीति को लेकर भी जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, अब उसमें एक बदलाव भी आ रहा है क्या? बात सीधी है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अपने हित अगर हम साधते रहें कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे हित साथ जाएं और हम देखते रह जाएं, ये भी कबूल नहीं होना चाहिए। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।